वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंकेज। ओके, लास्ट में हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स ख़त्म किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिंकेज के बारे में। तो मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से क्या कहा उसने कि जो डिफरेंट पेयर्स ऑफ जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज ए स्मॉल है, तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन वो जीन्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं इन डिफरेंट गेमेट्स। ओके, ये हमने देखा कि उसने कहा कि डिफरेंट जो पेयर्स ऑफ जीन्स हैं ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से एंड वी गेट द F2 फिनोटाइप। F2 फिनोटाइप दैट इज 9:3:3:1। ठीक है। तो अगर इस तरह होता, ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाती जीन, तो उसके हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उससे ज़्यादा जो जीन है उसका नंबर क्या हो जाता, वो एक्सीड कर जाता। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमें पता है हमारे ऑर्गेनिजम्स में किसी में 1000 जीन्स रहते हैं, किसी में 10,000 जीन्स रहते हैं, ठीक है, किसी में 1 लाख के अराउंड जीन्स रहते हैं। ओके, तो क्या होता है अगर इंडिपेंडेंटली वो अलग अलग जीन असॉर्ट होते हैं तो क्रोमोसोम हमें पता है ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम्स है या 46 क्रोमोसोम्स है। बट जीन्स कितने हैं? 10,000 जीन्स हैं। तो 10,000 जीन्स अगर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे तो जो जीन्स का जो नंबर है वो क्रोमोसोम से क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सो इंक्रीजेस फ्रॉम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जीन्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCDEFGHI, ये अलग अलग जीन्स हैं। ठीक है, अगर हम ड्रोसोफिला की बात करेंगे तो ड्रोसोफिला में फ्रूट फ्लाई में 4 क्रोमोसोम रहते हैं। बट यहाँ पे जीन्स कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीन्स हैं। ठीक है, तो जीन्स का नंबर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है? कम है। ठीक है, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम से ज़्यादा है और वो अलग अलग असॉर्ट हो पा रहे हैं? तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अगर हम ह्यूमंस की भी बात करेंगे तो ह्यूमंस में भी 1000 पेयर्स ऑफ जीन्स रहते हैं जो सिर्फ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ईच क्रोमोसोम कंटेन्स मस्ट कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ जीन्स। ईच क्रोमोसोम मस्ट कंटेन a large number of जीन्स। तो उसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम्स पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, या एक क्रोमोसोम से बहुत सारी जीन्स होने चाहिए। तो इसी को एक्सप्लेन किया था डिफरेंट साइंटिस्ट ने। उसमें से एक जो साइंटिस्ट था वो था सटन। ओके, तो सटन ने इस फिनोमेना को उसने एक्सप्लेन किया। तो सटन ने क्या कहा? सटन 1903, so because the chromosomes are inherited as units, that is they pair and segregate in meiosis। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स है दे आर इनहेरिटेड एज यूनिट्स। ठीक है, तो अब क्रोमोसोम्स तो अगर यहाँ पे बहुत सारे जीन्स होंगे, A B C D जीन्स हैं, A B C
डी जीन्स है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि ए अलग जाएगा, ये वाला बी अलग जाएगा, सी अलग जाएगा, डी अलग जाएगा, नहीं। बल्कि ये जो होल क्रोमोसोम है वो एज़ ए सिंगल यूनिट गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इनहेरिटेड होगा गैमेट्स में, ठीक है? तो जिसमें पूरा ए, बी, सी, डी सब प्रेज़ेंट है जीन। सो all of the genes which may specify various different phenotypic traits but are located in any given chromosome tend to be inherited together। तो उसका ये कहना है कि जो भी डिफरेंट जीन्स हैं जो अगर एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल ए है हाइट के लिए, बी है कलर के लिए, सी है फॉर एग्जांपल उसके और कुछ बोल सकते हो आप, लाइक उसके शेप के लिए, ठीक है? डी है उसके ब्लड के लिए। तो अगर ये जीन्स सारे जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेज़ेंट होंगे, तो वो एक ही क्रोमोसोम के साथ अलग-अलग मतलब गैमेट्स में चले जाएँगे। तो एक साथ ही वो ट्रांसफ़र होंगे गैमेट्स में। ऐसा नहीं कि जो कलर के हाइट के लिए है वो अलग पीस होके वो फिर गैमेट्स में जाएगा, या कलर है वो पीस होके अलग जाएगा, नहीं। अगर वो एक क्रोमोसोम पे प्रेज़ेंट है तो वो उसी क्रोमोसोम के साथ ही एज़ अ सिंगल यूनिट वो गैमेट्स में क्या होंगे? ट्रांसफ़र होंगे। ओके। सो ऑल द जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी लिंक्ड। तो ये जो जीन्स यहाँ प्रेज़ेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? ए, बी, सी, डी। तो ये जो जीन्स इस क्रोमोसोम पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो इस क्रोमोसोम पे जो प्रेज़ेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑल द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स आर लिंक्ड। क्या बोलेंगे? लिंक्ड। इन दोनों इनके बीच में क्या एक लिंक है, लिंक प्रेज़ेंट है, या हम ऐसा बोलेंगे वो एक दूसरे के साथ क्या है? लिंक्ड है। ओके। सॉरी। सो ये जो जीन्स है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ऐसा बोलेंगे हम। एंड बिलोंग टू द सेम लिंकेज ग्रुप। और हम क्या बोलेंगे कि ये जो ए बी सी डी जो जीन्स है, दे बिलोंग टू द सेम लिंकेज ग्रुप। ओके, क्या बोलेंगे? दे बिलोंग टू द सेम लिंकेज ग्रुप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी डी है, अगर दूसरे क्रोमोसोम पे सी ई एफ जी एच होगा, तो हम क्या बोलेंगे? ए बी सी डी बिलोंग्स टू वन लिंकेज ग्रुप, और E F G H belongs to another linkage group, that is a second linkage group। तो अगर इस तरीके से अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं? 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल में आपको पता है 22 ऑटोसोम प्लस एक्स एंड वाई। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में क्या रहता है? फीमेल में 22 प्लस एक्स एक्स, तो ये दोनों सेम है। तो हम मेल्स में बोलेंगे कितना है? मेल्स में हम बोलेंगे 22, तो सीधा ये हो गया लिंकेज ग्रुप, 22 लिंकेज ग्रुप, और एक्स से है 22 हो गया 23, 24। हम बोलेंगे मेल में 24 लिंकेज ग्रुप है, क्योंकि हमें पता है हमारी ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से कितने रहते हैं? आपको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। तो 23 पेयर्स है, तो हम क्या बोलेंगे? 23 लिंकेज ग्रुप है। पर हमें पता है मेल्स में एक वाई क्या रहता है? वो एक्स्ट्रा वाई अलग रहता है, क्योंकि देखो 23 पेयर्स में से सब क्या होमोलोगस है। 22 क्या रहता है? मेल में होमोलोगस रहते हैं, मीन्स सेम है, ठीक है? बट सिर्फ एक्स और वाई क्या रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं। इसलिए हम मेल्स में क्या बोलेंगे? 24 लिंकेज ग्रुप है। और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में दोनों 22 ऑटोसोम्स है, और दोनों एक्स क्रोमोसोम्स क्या है? सेम है। इसलिए हम मेल फीमेल में सिर्फ 23 लिंकेज ग्रुप ही बोलते हैं। क्योंकि देखो क्रोमोसोम नंबर 1 पे अलग जीन्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 2 पे अलग जीन्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 3 पे अलग जीन्स प्रेजेंट है। इसी तरह अलग-अलग क्रोमोसोम्स पे अलग-अलग जीन्स प्रेजेंट है। इसलिए हम उन अलग-अलग जीन्स को हम क्या बोलेंगे? लिंकेज ग्रुप बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे आप देखो ए, बी, सी, डी 4 जीन्स प्रेजेंट है। अगर हम क्रोमोसोम नंबर 2 की बात करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर 2 पे यही सेम जीन्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पे और 4 जीन्स है, दैट इज़ ई, एफ, जी, एच। इसी तरीके से हमारा क्रोमोसोम नंबर 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9। तो अलग-अलग क्रोमोसोम्स पे क्या है? अलग-अलग जीन्स प्रेजेंट है। बट क्रोमोसोम नंबर 1 हमेशा पेयर में रहता है।
तो पेयर में भी क्या होगा, सेम जीन ही प्रेजेंट होगा, ABCD। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, दोनों दोनों को हम एक ही लिंकेज ग्रुप में कंसिडर करते हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ह्यूमंस हैव 20, मेल हैव 24 लिंकेज ग्रुप्स एंड फीमेल्स हैव 23 लिंकेज ग्रुप्स। और जो जीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली एंड आर कॉल्ड अनलिंक्ड जीन्स। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने आपको बताया ABCD का, ABCD तो 2 क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे एग्जांपल के लिए। हाँ, अब हमारा क्रोमोसोम नंबर 2 है, उसमें अलग जीन्स है, दैट इज EFGH, तो ये भी पेयर्स में प्रेजेंट रहता है, EFGH, ठीक है। तो जब गेमिट फॉर्मेशन होगा तो ये जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ये इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये वाला आ गया ABCD, और इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल EFGH, जब गेमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2, दे आर नॉन होमोलोगस। बट अगर हम क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करेंगे तो ये दोनों क्या है, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। बट अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, दीज आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो इसमें से एक जीन आएगा, इसमें से एक क्रोमोसोम आएगा, इसमें से एक क्रोमोसोम आएगा, तो वो कौन सा आएगा, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो खुद ऑटोमेटिकली वो है, रैंडम है, ठीक है, इनमें से ये भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ओके। बट यहाँ पे अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा या तो ABCD साथ में जाएगा, ओके, यह वाला ये ABCD, ऐसा नहीं कि A अलग जाएगा, इसमें से B जाएगा, इसमें से C जाएगा, इसमें से D जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये पूरा एज अ यूनिट वो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट गेमिट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। बट इन दोनों में से कोई भी एक जा सकता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, ओके। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में कोई लिंकेज नहीं है, फॉर एग्जांपल A और E के बीच में कोई लिंकेज नहीं है, B और F के बीच में कोई लिंकेज नहीं है, ये दोनों लिंक्ड जीन्स नहीं है, ओके। बट A और B के बीच में क्या है, लिंकेज है, हम क्या बोलेंगे, A और B के बीच में लिंकेज है, B और C के बीच में लिंकेज है, C और D के बीच में लिंकेज है, बट A और E के बीच में कोई लिंकेज नहीं है, देयर इज नो लिंक, दे आर, जो हम क्या बोलते हैं, अनलिंक्ड जीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनलिंक्ड जीन्स, ओके। तो ये सोनेट ने बताया था, सटन ने बताया था। अब उसके बाद और एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया लिंकेज को, या लिंकेज को डिस्कवर किया था पहले ही, ओके। सो दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, द जो प्रिंसिपल था लिंकेज का, इट वाज डिस्कवर्ड बाय बैटिसन एंड पुनेट, जो साइंटिस्ट थे 1905। इसमें उन्होंने इस लिंकेज के प्रिंसिपल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। बट इस लिंकेज के जो कंसेप्ट है उसको पुट फॉरवर्ड किसने किया था, इट वाज पुट फॉरवर्ड एज ए रेगुलर कंसेप्ट बाय TH मॉर्गन, ठीक है, किसने, TH मॉर्गन। अगर आपको किसी ने पूछा कि जो लिंकेज है उसका कंसेप्ट दिया किसने था, तो आप वहाँ पे लिखना TH मॉर्गन, ओके, इन 1911। So, the principle of linkage explains why in the fruit fly Drosophila melanogaster the red eyes and gray body occur in same individual, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है उसने एक्सप्लेन किया कि जो एक फ्रूट फ्लाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, बहुत ही आइडियल ऑर्गेनिज्म है एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए, ड्रोसोफिला मेलानो गैस्टर। जब भी आप कोई खाना छोड़ देते हो या कोई फ्रूट आप छोड़ देते हो तो कुछ दिनों के बाद आपको वहाँ पे छोटे छोटे फ्लाइज जैसे दिखते हैं, सो दोज आर द ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, या उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। तो उन्होंने ये देखा कि जो ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर है, तो उसमें हमेशा दो करेक्टर्स हमेशा साथ में अपीयर हो रहे थे, जब भी जितना भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करो या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करो, तो जो दो कैरेक्टर्स थे, दैट वाज रेड आइज एंड ग्रे बॉडी कलर, ग्रे बॉडी कलर, ठीक है। तो ये दो जो कैरेक्टर्स थे वो हमेशा अपीयर हो रहे थे
नेक्स्ट जनरेशन में अगर ये ड्रोसोफिला है जिसका रेड आई कलर है, तो अगर हम रेड को आर के साथ करेंगे और ग्रे को अगर हम जी के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है, उसको हमने कौन सा है, रेड और वाइट, ठीक है, वाइट आइज के साथ और ब्लैक बॉडी के साथ स्मॉल जी, अगर उसके साथ हमने क्या किया, क्रॉस किया, तो जो रिजल्ट आता था दैट इज हमेशा आर आर जी जी, दैट इज रेड आई एंड ग्रे बॉडी। अगर इसको हमने इस F1 जनरेशन को अगर हमने टेस्ट क्रॉस किया, ठीक है, टेस्ट क्रॉस करने के बाद जो रेशो था वो आ रहा था फिर से ग्रे बॉडी, रेड आइज और ग्रे बॉडी, ठीक है, इसको फिर से जब किया तो मैक्सिमम जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे थे उसमें आपको रेड बॉडी और रेड आइज और ग्रे बॉडी देखने को मिल रहा था। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो इसी प्रिंसिपल ने, लिंकेज के प्रिंसिपल में समझाया कि ये क्यों होता है, ठीक है, ये चीज़ रेड आई कलर और जो ग्रे बॉडी है वो हमेशा साथ में ही क्यों दिखते हैं, ठीक है, क्यों अपीयर होते हैं। सो the reason is that the genes of red eye color and gray body color lie in the same chromosome and therefore go together in the gametic next generation। तो इसका रीज़न ये है कि जो रेड आई कलर के लिए जो जीन है और जो ग्रे बॉडी के लिए जीन है वो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो इसी वजह से जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो उस टाइम पे ये जो दोनों कैरेक्टर्स है वो एक ही साथ एक ही क्रोमोसोम में एक ही गैमेट में चले जाते हैं। ओके, तो दैट्स द रीज़न क्यों हमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही टाइप के जो ट्रेट्स है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा था। तो अगर उसका रेड आई होगा तो हमेशा उसमें ग्रे बॉडी होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो जब क्रोमोसोम अलग सेपरेट होंगे तो वो गैमेट्स में चले जाएंगे, तो उसी गैमेट्स के का क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, तो जाइगोट बनने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होगा वो हमेशा क्या होगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा रेड आई कलर और उसमें ग्रे बॉडी कलर देखने को मिलता है, ठीक, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अगर वो अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते इस तरीके से, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रे होता, ठीक है, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में रेड, अगर वो रेड होता तो उसमें हमको ब्लैक बॉडी देखने को मिलता, अगर वो ग्रे उसमें वाइट कलर आई होता तो हमको ब्लैक बॉडी देखने को मिलता, तो या ग्रे बॉडी देखने को मिलता। बट वो दोनों एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इसी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स है वो ये आ रहे थे कि जो भी रेड आई कलर के ड्रोसोफिला है उसमें हमेशा ग्रे बॉडी कंपलसरी था, क्योंकि ये दो जीन्स क्या है, लिंक्ड है। एक क्रोमोसोम्स पे होने का मतलब क्या है, दो जीन्स आर लिंक्ड, इन दोनों के बीच में क्या है, लिंकेज है। ओके, तो अब देखो, अब लिंकेज का हम मेन जाएंगे, लिंकेज का मेन कंसेप्ट है। सो डिफिनेशन ऑफ लिंकेज, definition of linkage, तो linkage may be defined as the tendency of genes to remain together during the process of इनहेरिटेंस, ठीक है। तो लिंकेज क्या बोलेंगे, लिंकेज हम बोलेंगे जीन्स की टेंडेंसी, फॉर एग्जांपल ये ए जीन्स है, ये बी जीन्स है, तो इन जीन्स की टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी, टू रिमेन टुगेदर, साथ में रहने की, ठीक है, कब साथ में रहने की, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, जब वो इनहेरिटेंस के टाइम पे
अलग अलग गैमेट्स में जाते हैं तो उस टाइम पे उन दोनों जीन्स की साथ में रहने की जो टेंडेंसी है, द कैपेसिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लिंकेज बोलते हैं। सो लिंकेज में बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के प्रोसेस के टाइम पे जो उनकी टेंडेंसी है कि वो साथ में रहे, तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? उस टेंडेंसी को हम लिंकेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे तो सिंपल हो गया, मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा। ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी यहाँ प्रेजेंट है, तो ये दो हिट्रोजाइगस क्रोमोसोम है, ठीक है। मीन ये इसका अलील है, ठीक है, बी ये इसका अलील है, ठीक है। तो हमको पता है मियोसिस में एक इवेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं या क्रॉसओवर बोलते हैं। तो क्रॉसओवर में क्या होता है? क्रॉसओवर में क्रोमोसोम्स के पार्ट का एक्सचेंज होता है। तो अगर इसमें क्रॉसओवर होगा तो ये बी यहाँ पे चला जाएगा, ये ए यहाँ पे आ जाएगा, या ये ए यहाँ पे चला जाएगा। ओके, सिंगल क्रॉसओवर होता है, डबल क्रॉसओवर होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट अब आपको समझाने के लिए, तो अगर इन दोनों के बीच में लिंकेज कम होता है, ठीक है, लिंकेज वीक होता है, तो हमें देखो नॉर्मल अगर इनके बीच में अच्छा लिंकेज, अच्छा खासा लिंकेज है, हमको दो गैमेट्स देखने को मिलेंगे। दैट इज इस तरीके से कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, दिस इज अवर जीन, ठीक है। दो यहाँ पे दो गैमेट फॉर्म हो गए। अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, अगर इन दोनों के बीच में वीक लिंकेज होगा, ठीक है, तो वीक लिंकेज होगा या इनके बीच में जो कनेक्शन है वो वीक होगा, तो हम इन दोनों के बीच में क्रॉस ओवर हो सकता है इस तरीके से। इस तरीके से जब क्रॉस ओवर होगा तो आपको अलग दो गैमेट्स देखने को मिलेंगे, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है या इनके बीच में लिंकेज वीक है, लिंकेज वीक, लिंकेज स्ट्रॉन्ग, अगर लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो एक ही क्रोमोसोम में फिर आगे ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। अगर इनके बीच में लिंकेज वीक होगा तो इनके बीच में क्रॉसओवर होगा और जो कैपिटल बी था वो इधर चला जाएगा और जो स्मॉल बी है वो इधर आ जाएगा, और आपको दो और कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। तो इस टेंडेंसी को देखो, इनमें अच्छी खासी टेंडेंसी है कि वो एक साथ में रहें, बट यहाँ पे क्या है? टेंडेंसी वीक हो गई, तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज। तो जितना टेंडेंसी स्ट्रांग होगा उतना लिंकेज स्ट्रांग होगा। अगर ये दोनों देखो, ये दोनों इन दोनों की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे क्या हो गया? वो एक ही साथ ट्रांसफर हो गए, एक अलग अलग क्रोमोसोम्स में ए बी साथ में ही चले गए, ए बी। तो इनके बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। बट यहाँ पे देखो इनका कनेक्शन बहुत वीक है, ठीक है। कनेक्शन वीक होने की वजह से ये कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ चला गया और स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ चला गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पुअर लिंकेज। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिंकेज में हमेशा जो जीन्स है वो एक साथ रहते हैं, वीक लिंकेज में जो जीन्स है वो इधर उधर जा सकते हैं। ओके, तो यही है टेंडेंसी इसकी। तो यहाँ पे टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग लिंकेज। यहाँ पे क्या टेंडेंसी वीक है, वो अलग हो गए, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? वीक लिंकेज। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ लिंकेज। अब कुछ थ्योरीज है लिंकेज के, थ्योरीज ऑफ लिंकेज। तो जो पहला थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय सटन, सटन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज। तो सटन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सटन 1903, according to him the carrier of chromosome is the carrier of hereditary units are quite less in number as compared to that of later genes। तो वो कहता है कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम जो जीन्स का कैरियर है, क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। ओके, क्रोमोसोम जीन्स के ऊपर नहीं होता, जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। तो जो कैरियर है जीन्स का जिसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी यूनिट्स आर क्वाइट लेस इन नंबर। क्या होते हैं वो? लेस इन नंबर एज कंपेयर टू जीन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में 10,000 जीन्स है। कितने जीन्स है? 10,000 जीन्स है। बट क्रोमोसोम्स कितने ह्यूमन में? दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्या हो गया? उसने कहा कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो हमेशा कम रहता है एज कंपेयर टू द जीन्स, ठीक है। तो देखो जीन्स ह्यूमंस में कितने हैं? ह्यूमंस में 10,000 जीन्स है, बट क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 हैं, ठीक है। तो
उसकी बात सही हो गई कि उसने यही कहा कि क्रोमोसोम हमेशा कम होता है और जीन्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और उसने ये भी कहा अ नंबर ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है? और अ नंबर ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। तो ये बात भी सही होगी, देखो, क्योंकि 10,000 जीन्स के लिए 10,000 क्रोमोसोम्स तो नहीं होंगे, तो अलग-अलग जो जीन्स हैं वो एक क्रोमोसोम्स पे हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे 9 जीन्स प्रेज़ेंट हैं एक सिंगल क्रोमोसोम्स पे। तो ये बात भी सही हो गई कि उसने ये कहा कि एक क्रोमोसोम्स पे बहुत सारे जीन्स हैं। उसी वजह से 10,000 जीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पे क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो ह्यूमन्स की अगर हम बात करेंगे तो एक ही क्रोमोसोम पे लगभग 5000 के 6000 के अराउंड जीन हो सकते हैं या होते हैं। ओके, सो और वो जो क्रोमोसोम है जिस पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है, दे आर ट्रांसमिटेड and they are transmitted along with the chromosomes. Such groups of genes will also be transmitted, ठीक है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, तो a number of genes are located on a single chromosome and with the transmission of chromosome such groups of genes will also transmitted. तो एक क्रोमोसोम से बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है? तो जब क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर होगा गेमेट्स में, तो क्रोमोसोम्स के साथ-साथ उन जीन्स का भी क्या होता है, उन जीन्स का भी ट्रांसफ़र होता है अलोंग विद द क्रोमोसोम एज़ अ सिंगल यूनिट, ठीक है? एज़ अ सिंगल यूनिट उस क्रोमोसोम्स के साथ उन जीन्स का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है गैमेट्स में, या दे आर इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, सो द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ जीन्स आर इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाउएवर ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट बाय जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। तो साथ-साथ में क्या है, तो उसने ये कहा कि जो नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ जीन्स आर इक्विवेलेंट टू द, तो ग्रुप्स हैं जीन्स के, तो यहाँ पे देखो एक ग्रुप बना है, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आपको समझाने के लिए, अगर आपके क्लास में फॉर एग्जांपल 30 बच्चे हैं, ठीक है? 30 बच्चे हैं कि नहीं? तो अगर मैंने आपके 30 बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए आपको ग्रुप्स में बांट दिया, 5-5 बच्चों में बांट दिया, तो कितना हो गया, 6 पंजे 30। तो 6 ग्रुप्स आपके बन गए, ठीक है? तो हर एक ग्रुप में क्या है, 5 बच्चे, 1 से लेके 5 तक, 6 रोल नंबर से लेके 10 रोल नंबर तक, 11 रोल नंबर से लेके 15 रोल नंबर तक, 16 रोल नंबर से लेके 20 रोल नंबर तक, 20 रोल नंबर 21 से लेके 25 तक, 25 से लेके 26 से लेके 30 तक। तो 5-5 बच्चे हर एक ग्रुप में क्या हो गए, हर एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब उसके बाद अब मैं बोलूँगा कि ये जो 1 ग्रुप है, आपको संडे को जाना है, आपको मंडे को एक प्रैक्टिकल करना है, आपको ट्यूसडे को, आपको वेडनेसडे को, आपको थर्सडे को, आपको फ्राइडे को। तो मैंने आपको अलग-अलग डे एलोकेट किया है, ठीक है? तो पहले के 5 दिन आप जाओगे, तो ये क्या हो गया, ये 5 बच्चों का ग्रुप बन गया। क्या बन गया? 5 बच्चों का ग्रुप बन गया। ये भी 5 बच्चों का ग्रुप बन गया, ठीक है? तो अभी आप कंसीडर करो वो 5 बच्चों का ग्रुप क्या है? दैट इज़ द क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम है, और उस क्रोमोसोम में क्या है, उस ग्रुप में कितना है? 5 बच्चे हैं। ठीक है, 2 1 से लेके 5 तक जो डिफरेंट है, ठीक है? जैसे कि 1 रोल नंबर 1 अमीना है, रोल नंबर 2 सकीना है, रोल नंबर 3 कनीस है, रोल नंबर 4 व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? रोल नंबर 5 रियास है, ठीक है? तो वो 5 बच्चे डिफरेंट है। तो ग्रुप नंबर 2 में 5 बच्चे और डिफरेंट है, ठीक है? ग्रुप नंबर 3 में और बच्चे डिफरेंट है, ग्रुप नंबर 4 में अलग बच्चे हैं, 5 में अलग बच्चे हैं, 6 में अलग बच्चे हैं। तो अलग-अलग ग्रुप में क्या है, अलग-अलग बच्चे प्रेज़ेंट है। तो वैसे ही क्रोमोसोम्स में क्या है, और वो अलग-अलग डे में आएँगे। ठीक है? तो वैसे ही क्रोमोसोम से भी क्या है, जीन्स प्रेज़ेंट है, ठीक है? और उस ग्रुप ऑफ जीन्स हैं, वो एक ही साथ उसी क्रोमोसोम के साथ क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन। बट वो कैसे होता है, वो सनेट एक्सप्लेन नहीं कर पाया बाय एक्सपेरिमेंटल वर्क, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल वर्क्स के थ्रू, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो जीन्स जो ट्रांसफ़र होते हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ ही होते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है? उसके बाद ये हो गया पहला था हाइपोथेसिस, सर्टेन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज। देन उसके बाद जो दूसरा हाइपोथेसिस था, दैट वाज गिवन बाय बैटिसन एंड पुनेट। तो उस हाइपोथेसिस को बोलते हैं हम कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस। रिपल्शन
हाइपोथेसिस, ठीक है। सो सेकंड जो हाइपोथेसिस था दैट वाज गिवन बाय बैटिसन, विलियम बैटिसन एंड पुनेट इन 1906, ठीक है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कपलिंग एंड रिपल्शन को लेके और एक्सप्लेन किया किसको, जो F2 में F2 जो रिजल्ट आ रहे थे किसके में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड एक डाई हाइब्रिड रिजल्ट आ रहा था जब उन्होंने क्रॉस किया किसको, स्वीट पी दैट इज द लेब्रिथस लेथरस ओडोरेंटस, लेथरस ओडोरेटस, ठीक है, हैविंग डोमिनेंट अलील्स फॉर ब्लू कलर एंड लॉन्ग पॉलेंस, ठीक है। जब इन्होंने इसको क्रॉस किया किसके साथ, एक होमोजाइगस डबल रिसेसिव प्लांट के साथ, जिसमें ये है किसके लिए मेनली ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन, ठीक है। एंड दिस इज फॉर स्मॉल बी स्मॉल एल इज फॉर रेड फ्लावर एंड शॉर्ट पोलन, ठीक है, राउंड पोलन, ओके। तो जब इन्होंने इसको क्रॉस किया देन जो F1 जनरेशन आया दैट वाज BL दैट इज अगेन ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन, क्योंकि जो ब्लू और जो लॉन्ग था दैट वाज डोमिनेंट ओवर रेड एंड राउंड पोलन, ओके। सो अब उसके बाद उन्होंने इसको टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस हमेशा किसके साथ करते हैं, दैट इज द रेसेसिव फिनोटाइप के साथ, ठीक है। देन इन्होंने इसको टेस्ट क्रॉस किया रेसेसिव के साथ BL, तो जो रेशो आया, ठीक है, दैट वाज 1:7 दैट इज 7 आए हमारे पास कौन से, कैपिटल कैपिटल एल, और 7 आए स्मॉल बी स्मॉल एल, और 1 आया कौन सा, कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल एल, और स्मॉल बी कैपिटल एल, दैट इज ब्लू प्लस राउंड देन रेड प्लस राउंड। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला हमारा आया 7 जो रेशो आया था, जो 7 जो ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिले दैट वाज ऑफ डोमिनेंट ब्लू प्लस लॉन्ग पोलन। उसके बाद जो 1 आया, 2 आया दैट इज ब्लू फ्लावर था बट राउंड पोलन थे, और दूसरा जो तीसरा आया दैट इज रेड फ्लावर था बट लॉन्ग पोलन थे, और जो 7 आया दैट इज रेड फ्लावर था और राउंड पोलन था, ठीक है। तो ये उनको रेशो आया। बट अगर हम मेंडेलियन रेशो देखेंगे तो मेंडेलियन रेशो कितना आना चाहिए था, मेंडेलियन रेशो आना चाहिए था 1:1:1:1। तो ये बैक टेस्ट क्रॉस का रेशो है मेंडेलियन जेनेटिक्स में, बट उनको कितना आ रहा था, 7:1:1:7, जो मेंडेलियन रेशो से क्या था, टोटली डिफरेंट था, ओके। सो the 7:1:1 test cross ratio of this cross clearly indicated that there was a tendency in the dominant alleles to remain together. Similarly was the case with the recessive allele. तो ये जो टेंडेंसी थी, ठीक है, तो ये जो रेशियो था वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि जो डोमिनेंट अलील है उनमें एक टेंडेंसी है कि वो एक साथ रहे, ठीक है। और वैसे ही जो रिसेसिव अलील था उनमें भी एक टेंडेंसी थी कि वो हमेशा साथ में रहे, ठीक है, वो कोशिश करते कि वो साथ में रहे। इसीलिए हमको ये रेशियो दिखा, कौन सा, जो हमारा डोमिनेंट था वो हमको 7 दिखा, और जो हमारा रेसेसिव था वो क्या था, वो भी 7 था, मीन्स वो सबसे ज़्यादा नंबर में थे, ठीक है, एज कम्पेयर टू द हाइब्रिड्स, ठीक है। हाइब्रिड्स वो बहुत ही कम नंबर में थे, और जो हमारा डोमिनेंट और रेसेसिव था वो
नंबर में सबसे ज़्यादा थे। तो उसने ये कहा कि इन दोनों में एक टेंडेंसी है, जो डोमिनेंट है, जो कैपिटल है, तो उनमें एक टेंडेंसी है कि वो साथ में रहने की कोशिश करते हैं, और वैसे ही उन स्मॉल जो रिसेसिव अलील्स हैं, उनमें भी एक टेंडेंसी है कि वो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। सो दे हैव अ टेंडेंसी टू रिमेन टुगेदर रिमेन टुगेदर वो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं जब वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं। सो दिस डिविएशन वाज़ देयरफॉर एक्सप्लेन्ड एज़ जेनेटिक कपलिंग। तो इस डिविएशन को, ठीक है, तो 1:1:1:1 की जगह पे 7:7:1:1:7 जो डेविएशन आया, इस डेविएशन को एक्सप्लेन किया किसके नाम से? दैट इज़ द जेनेटिक कपलिंग। क्या कहा? जेनेटिक कपलिंग, ठीक है, बाय बैटिसन एंड पुनेट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट अलील्स है वो हमेशा साथ में रहने की कोशिश करते हैं, और जो रिसेसिव अलील्स है वो हमेशा साथ में रहने की कोशिश करते हैं, और ये जो टेंडेंसी है उसको उन्होंने नाम दिया जेनेटिक कपलिंग। क्या नाम दिया? जेनेटिक कपलिंग। तो उन्होंने और एक चीज़ भी देखी, ठीक है, उन्होंने क्या चीज़ देखी? उन्होंने और एक चीज़ भी नोटिस की कि जब ये जो जीन्स थे, ठीक है, तो वो अगर अलग पेरेंट्स से आ रहे थे, ठीक है, इफ़ हम ऐसा बोल सकते हैं, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन टू सच डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स कम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स दे टेंड टू रिमेन सेपरेट। फॉर एग्जांपल, अभी हमने एक्सप्लेन किया था कैपिटल बी, अब हम एक्सप्लेन करेंगे कैपिटल बी स्मॉल एल, वैसे ही स्मॉल बी कैपिटल एल। अब देखो यहाँ पे जो डोमिनेंट है, रेसिस्टिव है, ठीक है, तो डोमिनेंट अलील डिफरेंट पेरेंट्स में प्रेजेंट है, रेसिस्टिव अलील भी क्या है? डिफरेंट पेरेंट्स में प्रेजेंट है। तो अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें यह रिजल्ट आएगा कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमने उसको टेस्ट क्रॉस आपको पता है हमेशा जो रेसेसिव पेरेंट्स है उसके साथ होता है, दैट इज बी बी एल एल। तो उसके बाद जो हमको रेशो मिला दैट वाज 1:7:7:1, ठीक है। तो 1 क्या आया? दैट इज कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। तो 1:7:7:1। तो यहाँ पे रेशो एक डिफरेंट आ रहा था कि जो डोमिनेंट थे, ठीक है, जो पहले हमने देखा था, जो पहले केस में सबसे ज़्यादा आ रहा था वो सबसे कम आ रहा है, और जो रेसिस्टिव था जो पहले केस में सबसे ज़्यादा आ रहा था तो वो कम आ रहा है, और जो वो था हेटेरोजाइगस था वो यहाँ पे ज़्यादा आ रहे थे। तो उसका पूरा उलट हो गया। पहले हमने क्या देखा था? बी बी एल एल ठीक है, देन बी बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल। तो पहले केस में था 7:1:1:7, ठीक है, जो हाइब्रिड थे वो कम आ रहे थे। बट यहाँ पे जब हमने उसी को अलग पेरेंट्स में से लिया, ठीक है, तो हेटेरोजाइगस पेरेंट लिया, तो वो हमको डिफरेंट रिजल्ट दे रहा था, दैट इज 1:7:7:1 इंस्टीड ऑफ 7:1:1:7, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जो डोमिनेंट जीन्स अगर वो अलग पेरेंट से आ रहे हैं तो उनमें एक टेंडेंसी रहती है कि वो एक दूसरे से अलग रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जाने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस टेंडेंसी को उन्होंने एक नाम दिया जेनेटिक रिपल्शन। क्या दिया? जेनेटिक रिपल्शन। तो पहले केस में क्या था? पहले केस में वो दोनों कैपिटल बी स्मॉल एल वो साथ में रहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जब वो एक पेरेंट से आ रहे थे, जब वो दोनों कैपिटल एक पेरेंट में प्रेजेंट होगा। बट यहाँ पे देखो, एक कैपिटल इस वाले पेरेंट्स में है, पेरेंट 1 दैट इज द मेल, दिस इज द फीमेल, दिस इज द मेल, ठीक है। तो अगर जो कैपिटल्स है वो अलग पेरेंट से आ रहे हैं, डोमिनेंट जो जीन्स है अलग पेरेंट से आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश नहीं करते, वो अलग होने की कोशिश करते हैं। बट अगर वो सेम पेरेंट से आ रहे हैं, देखो इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है, यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है। देखो कितना डिफरेंस है इसमें, दोनों दोनों पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स में दोनों कैपिटल्स डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या है? एक ही पेरेंट में सिर्फ एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, दूसरे पेरेंट में दूसरा डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, दैट इज सॉरी, यहाँ पे देखो इसमें इस केस में क्या है? एक दोनों डोमिनेंट जीन्स एक ही पेरेंट में प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या है?
डोमिनेंट जो जीन्स है वो अलग-अलग में प्रेज़ेंट है। कैपिटल बी पेरेंट 1 में प्रेज़ेंट है और कैपिटल एल दूसरे पेरेंट में प्रेज़ेंट है। तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक? क्योंकि वो अलग वो उससे आ रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा समझ लो कि अगर 2 स्कूल है, ये सुरुवली है, ये मुतारी स्कूल है, ठीक है? तो अगर सुरुवली से एक बच्चा आता है और मुतारी से एक बच्चा आता है, ठीक है? तो उन्होंने हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिया, ठीक है? तो अगर उनके बीच में पहले से ही कुछ अनबन है, तो वो साथ में रहने की कोशिश नहीं करते, वो जितना हो सके अब अलग-अलग रहने की कोशिश करते हैं। बट अगर वही जो बच्चे अगर एक ही स्कूल से आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुतारी से आ रहा है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो एक साथ में रहने की कोशिश ही करते हैं। अगर वो भी मुतारी से आ रहे हैं, तो एक साथ में रहने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कपलिंग बोलेंगे। और अलग-अलग स्कूल से आ रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिपल्शन बोलते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन्स हैं, वो अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, वो अलग रहने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से जो उनका रेशियो है सबसे कम आ रहा है। जो डोमिनेंट कैपिटल एल, स्मॉल एल, वो उनका रेशियो सबसे कम है, क्योंकि वो अलग होने की कोशिश करने की वजह से वो सबसे कम रह जाते हैं, ठीक है? बट अगर वही केस अगर वो सेम पेरेंट से आ रहे हैं, तो देखो सबसे ज़्यादा इनका रेशियो है, दैट इज़ कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल स्मॉल एल, कैपिटल एल। तो अगर वो एक पेरेंट से आ रहे हैं, तो दे विल टेंड टू रिमेन टुगेदर। बट इफ दे आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, कैपिटल बी या कैपिटल एल, दे टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो इसकी वजह से इनका रेशियो बहुत ही कम हो गया, ठीक है? तो कैपिटल की जगह पे मैं आपको बस एक दिमाग में डाल देता हूँ कि डोमिनेंट रखना, ठीक है? डोमिनेंट जीन्स अगर अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं, या रिसेसिव जीन्स अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश नहीं करते हैं। वैसे ही अगर डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स अगर एक ही पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो वो हमेशा साथ में रहने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये जो थ्योरी कपल्सन और रिपल्शन हाइपोथेसिस था, वो किसने दिया था? बैटिसन और पुलेंड ने। देन उसके बाद जो हमारा मेन जिसने जो कंसेप्ट दिया था किसका, लिंकेज का, उसका थ्योरी है, दैट इज मॉर्गन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज। मॉर्गन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज, ठीक है? तो जब ड्रोसोफिला पे काम कर रहा था, वाइल वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला, थॉमस हंट मॉर्गन stated that the pairs of genes of homozygous parents tried to enter in same gametes and to remain together, whereas उसने क्या कहा, state that the pairs of genes of homozygous, ठीक है, homozygous parents tried to enter in same gametes and to remain together, whereas same genes from heterozygous parents tend to enter in different gametes and remain apart from each other, ठीक है? तो उसने कहा कि जो पेयर ऑफ जीन्स है ऑफ होमोजाइगस पेरेंट्स ट्राई टू एंटर इन सेम गेमेट्स। फॉर एग्जांपल ये पेयर ऑफ जीन्स है, फॉर एग्जांपल कैपिटल बी या कैपिटल एल, स्मॉल एल। तो ये जो अगर वो होमोजाइगस पेरेंट्स से होंगे, तो वो एक ही गैमेट में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? दैट इज एल बी एल, ठीक, कैपिटल एल स्मॉल एल। बट अगर वो डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं, और कैपिटल बी एल स्मॉल बी कैपिटल एल, अगर वो डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश नहीं करते हैं और डिफरेंट गैमेट में जाने की कोशिश
करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैपिटल बी स्मॉल एल और स्मॉल बी कैपिटल एल। ओके, सो ये जो टेंडेंसी है, सो उसने क्या कहा कि पेयर ऑफ जीन्स होमोजाइगस पेरेंट्स ट्राई टू एंटर इन द सेम गेमेट्स, तो वो सेम गेमेट्स में जाने की कोशिश करेंगे, हमेशा कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट वेयर इज द सेम जीन्स फ्रॉम हेटेरोजाइगस पेरेंट टेंड टू एंटर इन डिफरेंट गेमेट्स, अगर वही जो कैपिटल बी कैपिटल एल एल अलग पेरेंट से आएंगे, तो वो सेम गेमेट्स में जाने की बजाय वो अलग-अलग गेमेट्स में जाना पसंद करेंगे। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल एल जाना चाहिए था, बट कैपिटल बी और स्मॉल एल जा रहा है, ठीक है? तो अगर हम ऐसा आपको ऐसा बताएँगे, कैपिटल बी 2 है, कैपिटल 2 ये हमारा F1 जनरेशन है, ओके, कैपिटल बी, ठीक है? तो ये हमारा F1 जनरेशन है, बट ये जो F1 जनरेशन है, वो कौन से पेरेंट से आया है? वो आया है इस पेरेंट से। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इस F1 जनरेशन की बात करेंगे और इफ F1 जनरेशन की बात करेंगे, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल। तो जब इनका क्रॉस हुआ तो ये आया है, इनका क्रॉस हुआ तो ये आया है, ठीक है। तो इनमें कितना डिफरेंस है देखो, यहाँ पे कैपिटल दोनों डोमिनेंट दोनों एक ही पेरेंट से आ रहा है, बट यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो अलग पेरेंट से आ रहा है। तो बट जो F1 जनरेशन है उनका अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तो वो क्या है, सेम है, फिनोटाइप भी क्या है, सेम है। बट उसके बाद जब ये गैमेट फॉर्म करेगा, इसके गैमेट फॉर्मेशन में हमको अब डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस क्या दिखेगा, तो जो कैपिटल बी है, यहाँ पे कैपिटल एल के साथ रहने की कोशिश करेगा हमेशा, और जो स्मॉल बी है वो स्मॉल एल के साथ रहने की कोशिश करेगा इस टाइप के F1 जनरेशन में। बट इस वाले F1 जनरेशन में जहाँ पे जो डोमिनेंट है वो अलग पेरेंट से आया है और जो रिसेसिव है वो अलग पेरेंट से आया है, वहाँ पे क्या होता है, कैपिटल बी हमेशा स्मॉल एल के साथ रहने की कोशिश करेगा, और जो स्मॉल बी है हमेशा कैपिटल एल के साथ रहने की कोशिश करेगा। और कैपिटल बी कैपिटल एल ये जो गैमेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पे नहीं दिखेगा, वो जाएगा ही नहीं कैपिटल एल के साथ, ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश करता है कि वो हमेशा कैपिटल बी स्मॉल एल के साथ रहे और स्मॉल बी कैपिटल एल के साथ रहे, ठीक है। जब जो कैप डोमिनेंट जीन्स है वो अलग पेरेंट से आ रहे हैं और जो रिसेसिव जीन्स है वो अलग पेरेंट से आ रहे हैं, बट अगर वही डोमिनेंट और जो रिसेसिव है सेम पेरेंट से आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या होता है, डोमिनेंट हमेशा डोमिनेंट के साथ रहने की कोशिश करेगा और रिसेसिव हमेशा रिसेसिव के साथ रहने की कोशिश करेगा। यही इसने बताया, किसने, टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। और साथ साथ में टीएच मॉर्गन ने और एक चीज भी बताई। He further stated that the tendency of linked genes remaining together in original combination is due to their location in the same chromosome। और जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी कौन सी टेंडेंसी, जो लिंक्ड जीन्स है उनकी साथ में रहने की, रिमेनिंग टुगेदर इन ओरिजिनल कॉम्बिनेशन is due to their location in same क्रोमोसोम। तो जो जीन्स हैं उन उन जो साथ में रहने की कोशिश करते हैं, जब वो जैसे वो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में थे, जैसे कि ये है, ओके, जैसे कि ये है, तो कैपिटल बी हमेशा एल के साथ रहने की कोशिश करता है, स्मॉल बी हमेशा स्मॉल एल के साथ रहने की कोशिश करता है, ठीक है, जो उनका ओरिजिनल है। तो वैसे ही अगर हम इस वाले पेरेंट्स की बात करेंगे, तो हमेशा कैपिटल बी स्मॉल एल के साथ रहने की कोशिश करता है, स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ, ये उनका ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल, ओके, ओरिजिनल जो उनका पोजीशन है, तो हमेशा वो इस फॉर्म में रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा केस हुआ, तो वो क्या बोलता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो उनका जो पोजीशन है क्रोमोसोम पे, वो ये है कि वो सेम क्रोमोसोम पे है, कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एल। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब देखो इसमें क्या हो जाता है, कैपिटल बी स्मॉल एल, ठीक है, और स्मॉल बी कैपिटल एल, ठीक है। तो इन दोनों का देखो पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, ओके।
जो उनका ओरिजिनल पोजीशन है यहाँ पे क्या है, कैपिटल बी के साथ हमेशा स्मॉल एल है, बट यहाँ पे देखो कैपिटल बी के साथ हमेशा कैपिटल एल है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल है, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल है, और कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल है। तो ये इनका ओरिजिनल पोजीशन है, ये इनका ओरिजिनल पोजीशन है। तो वो जितना हो सके ओरिजिनल पोजीशन में लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ओके, तो ये उसने कहा, किसने, मॉर्गन ने कहा। सो इस रिलेटेड वर्क के लिए मॉर्गन को नोबेल प्राइज भी मिला था इन 1933। सो मॉर्गन का जो कंसेप्ट था अबाउट द लिंकेज डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। तो जो ये कंसेप्ट है उसके बेसिस पे एक थ्योरी डेवलप हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। सो इन द क्रोमोसोम, in the chromosome, okay, in the chromosome, so which help the cytogeneticist in the construction of genetic maps of chromosome, जिसने हेल्प किया किसको, मेनली दो जेनेटिसिस्ट है, ओके, साइटोजेनेटिसिस्ट है, साइटोजेनेटिसिस्ट in the construction of genetic map ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो उसकी वजह से मॉर्गन के वर्क की वजह से ही जो साइटोजेनेटिक्स है उनको जेनेटिक मैप कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिली, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट के बेसिस पे एक थ्योरी है दैट इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। तो उसने कहा कि जो जीन्स है वो लीनियर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, कहाँ पे, क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। सो द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन्स इन द क्रोमोसोम। तो उसने ये भी कहा कि जो लिंकेज है, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द linked genes on the chromosome। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ए बी दो जीन्स है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा जीन्स के बीच में, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में, जैसे हम 20 किलोमीटर बोलेंगे, 20 किलोमीटर बोलेंगे तो इनके बीच में लिंकेज क्या होगा, वीक होगा। अगर ए और बी के बीच में 10 किलोमीटर है तो उनके बीच में लिंकेज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, जितना जो जीन्स क्लोज होंगे उतना उनके बीच में लिंकेज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल आपका घर यहाँ पे है, ओके, अगर आपके एक मीटर के अंडर आपके 4-5 पड़ोसी हैं, तो आप सब क्या बन जाते हो, फास्टफूड बन जाते हो। अगर वैसे ही आप अगर यहाँ पे हो और 50 किलोमीटर के बाद अगर यहाँ पे 4-5 घर होंगे, तो आपके बीच में इतना रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। आप उसको फास्टफूड नहीं बोलते, फास्टफूड आप उसको बोलेंगे जो आपके नज़दीक में प्रेजेंट है, ओके। तो जितना नज़दीक प्रेजेंट होगा उतना जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा या लिंकेज स्ट्रांग होगा। अगर दूर प्रेजेंट होगा, अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उनके बीच में लिंकेज क्या होगा, उनके बीच में लिंकेज क्या होगा, वीक होगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लिंकेज। बाकी जो कंसेप्ट है लिंकेज के बारे में, जो मॉर्गन ने क्या काम किया था लिंकेज के ऊपर, और मॉर्गन ने कौन से टाइप्स के जो जीन अरेंजमेंट है वो जीन्स अरेंजमेंट है क्रोमोसोम के ऊपर वो बताया था, और जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है जो मॉर्गन और कैसल ने दिया था वो बताएंगे आपको, और जो लिंकेज ग्रुप्स हैं और टाइप्स ऑफ लिंकेज, ओके, और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।